अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी राइटर नावल इट्स योर फॉल्ट दैट माई हार्ट बीट की सेकेंड लास्ट एपिसोड लेकर हाजिर हो चुकी है। हम शुरू करते हैं हमारी आज के एपिसोड को, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एपिसोड को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको एपिसोड कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि नई आने वाली एपिसोड आपको मिल जाए। अभी हम शुरू करते हैं हमारे आज के एपिसोड को। नावल का नाम है इट्स योर फॉल्ट दैट माई हार्ट बीट, राइटर मानिया खान यानी कि मैं, एंड एपिसोड है सेकेंड लास्ट। 3 दिन बाद। जीजन प्लीज़ फ़ोन उठा लो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। वो बार बार जीजन का नंबर मिला रही थी, लेकिन पिछले 3 दिन की तरह अब भी फ़ोन बंद बताया जा रहा था। कहाँ हो तुम? मैं क्या करूँ? फ़ोन बेड पर फेंक कर वो रोते हुए बोली। जीजन का 3 दिन से फ़ोन बंद था, वो वापस नहीं आया था और ना ही मिंजी से कोई राब्ता हुआ था। मिंजी, मिंजी। अपने नाम की पुकार सुनकर उसने अपने आंसू साफ किए और कमरे से बाहर निकली। हुआ राब्ता जीजन से? दोह्योन जो उसे पुकार रहा था उसके बाहर आते ही फिक्रमंदी से पूछने लगा, जिस पर मिंजी ने ना में सर हिलाया। उसकी आंखें फिर से पानी से भर गई थीं। उसका फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा है। क्या तुमने उसके घर से पता किया? क्या वो घर चला गया है या वहाँ भी नहीं आया? मिंजी ने एक आस से पूछा कि अभी वो कह देगा कि हाँ वो घर आ चुका है और मिंजी को सुकून आएगा, लेकिन चलो वो ठीक तो है। नहीं, वो घर भी नहीं आया। मैं गया था घर भी, वहाँ ना तो वो है ना उसके मॉम डैड। गार्ड बता रहे थे वो 5 दिन पहले पेरिस जा चुके हैं। दोह्योन ने उसकी उम्मीद को तोड़ दिया था। मैं क्या करूं? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। उसने पहले कभी अपना फ़ोन बंद नहीं किया। मिंजी ने माथा मसलते फिक्रमंदी से कहा, चलो डेगू चलते हैं और वहाँ से पता करते हैं उसका। दोह्योन ने कहा, हाँ चलो भी चलते हैं। मिंजी जल्दी से दरवाजे की जाने बढ़ी और अपना जूता पहनने लगी। रियोनो और योना भी उसे ढूंढने में लगे हैं। उम्मीद है उसका कुछ तो अता पता मालूम हो ही जाएगा। वो उसके साथ घर से बाहर निकलता बोला, जबकि मिंची दिल ही दिल दुआ गो थी कि जेजुन मिल जाए। डेगू पहुंचकर दोह्योन ने अपने सोर्सेस से वहाँ के छोटे बड़े हर होटल पर, हर हॉस्टल से जेजुन का पता करवाया। और तो और उसने हॉस्पिटल से भी पता करवाया था कि कहीं किसी हादसे के सबब वो किसी हॉस्पिटल में ना हो, लेकिन कोई भी मालूमात नहीं मिली थी। डेगू से आने जाने वाली हर बस ड्राइवर से भी पूछताछ कर ली थी, मगर ऐसे मालूम हो रहा था जैसे जेजुन कभी डेगू आया ही ना हो। दोह्योन चलो ना, पुलिस स्टेशन चलते हैं। हम जेजुन के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं, यहाँ भी और सियोल में भी, बल्कि कोरिया के सभी पुलिस स्टेशंस में रिपोर्ट करवाते हैं। मिंजी ने कांपते लहजे में कहा। उसकी हालत दोह्योन को हर्ट कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है पुलिस हमारी मदद करेगी? दोह्योन के अजीब सवाल पर मिंजी ना समझी से उसका मुंह देखने लगी। क्या मतलब है इस बात का? मिंजी के सवाल पर दोह्योन ने एक लंबा सांस लिया। वो जेजुन है, किम फैमिली का इकलौता बेटा। तुम्हें क्या लगता है वो अचानक से लापता हो और किम फैमिली को पता ना हो? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं मिंजी, वो चाहे अपने सारे ताल्लुक ख़त्म करके आया था, लेकिन मैं पूरे यकीन से कहता हूँ उसकी एक एक मूवमेंट पर उसके मॉम डैड ने नज़र रखी होगी। और ये जो वो अचानक से लापता हुआ है उसके बारे में भी मैं पूरे यकीन से कहता हूँ उसके माँ बाप का हाथ है, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि जेजुन लापता हो और कोरिया में सुकून का माहौल हो। उसे कुछ हुआ होता तो पूरे कोरिया की पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, न्यूज़ चैनल्स, हर जगह हलचल मची होनी थी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो जहाँ पर भी है उसके मॉम डैड की निगरानी में है। दोहें ने पूरे लॉजिक की बात की थी, जबकि मिंजी उसकी बात सुनकर ज़मीन पर बैठती चली गई। मैं ये मान भी लूँ कि वो ठीक अपने मॉम डैड के पास है,
लेकिन कम से कम मुझे इत्तला तो मिले उसके ठीक होने की। जब तक मैं उसकी आवाज़ नहीं सुनूंगी, उसके मुंह से नहीं सुनूंगी कि वो ठीक है, तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। मेरा दिल बेचैन रहेगा, हजार वसवसों से घिरा रहेगा। वो रोते हुए बोली, जबकि उसकी हालत दोहे उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो उसके साथ नीचे बैठा और उससे गले लगाते दिलासा दिया, तुम फिक्र नहीं करो, वो ठीक होगा और बहुत जल्द वापस आ जाएगा। तुम जानती हो वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए ज़्यादा दिन नहीं रहेगा अपने मॉम डैड की निगरानी में। बस तुम रोना बंद करो, क्योंकि मेरी प्यारी लड़की इस तरह रोती हुई बिल्कुल प्यारी नहीं लग रही। दोहेन ने उसकी कमर थपथपाते हुए कहा, लेकिन मिंजी फिर भी चुप नहीं हुई थी, बल्कि वो उसके गले लगाते ही और ज़्यादा रोने लगी। उसे चुप ना होते देख दोहेन ने भी फिर दोबारा उसे नहीं रोका, क्योंकि वो उसे रोने देना चाहता था ताकि वो अपने अंदर का बोझ उतार ले। लेकिन वो क्या जानता था कि अब ये बोझ और रोना हमेशा के लिए होने वाला था। देखते ही देखते कई दिन गुजर गए, लेकिन जेजुन का कोई अता पता नहीं था। मिंजी के इंतज़ार का वही हाल था जैसा पहले दिन था। वो अभी भी जेजुन के नंबर पर रोज़ कॉल करती थी और रोज़ जेजुन के घर जाती, लेकिन वहाँ ना तो जेजुन था, ना ही उसके मॉम डैड। नौकरों को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। वो बहुत बीमार रहने लगी थी और उसकी हालत को देख ह्योना उसे अपने घर ले गई थी। सिर्फ उसकी खातिर वो रियोना के साथ भी उसके अपार्टमेंट में नहीं रह रही थी, बल्कि अपने मॉम डैड के घर रह रही थी। योना के मॉम और डैड को मिंजी के वहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो उसे बिल्कुल योना की तरह ट्रीट करते थे। और योना का छोटा भाई तो मिंजी को कुछ ज़्यादा ही पसंद करता था, इसीलिए स्कूल से वापस आकर वो हर वक्त उसके साथ चिपका रहता था और उसके साथ मिंजी का भी थोड़ा बहुत दिल बहल जाता था। लेकिन आज वो पहले से भी ज़्यादा खामोश खामोश थी। हत्ता कि रोवॉन, योना के छोटे भाई से भी उसने कोई बात नहीं की थी और अपने कमरे में, जो कि उसे वहाँ रहने के लिए दिया गया था, में बंद थी। उसके कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए योना ने पासवर्ड डाला तो दरवाज़ा टून की आवाज़ के साथ खुलता गया। वो अंदर आई तो मिंजी बेड पर करवट के बल लेटी थी और चेहरे पर तकिया रखे चेहरा छुपा रखा था। मिंजी, क्या मसला है? क्यों सुबह से कमरे में बंद हो? ना खाना खा रही हो, ना किसी से बात कर रही हो, मसला क्या है? योना ने गुस्से से बोलते उसके चेहरे से तकिया हटाया तो मिंजी को रोते हुए पाया। उफ यार, आखिर कब तक रोने का इरादा है तुम्हारा? योना ने उसके पास बैठते पूछा, जिस पर वो कुछ नहीं बोली और उठकर बैठ गई। मिंजी मेरी जान, मेरी दोस्त, मेरी बहन, तुम क्यों नहीं समझ रही कि वो वापस नहीं आएगा? अगर उसे आना होता तो वो आ जाता या तुम तक अपने आने की खबर पहुंचा देता। लेकिन वो ना जाने कहाँ है, ना उसने तुम्हें बताया, ना ही किसी और को। अगर वो सख्त दिली से काम ले रहा है तो तुम क्यों अपना दिल सख्त नहीं कर रही? आखिर कब उसे भूलोगी? योना ने उसको कंधों से पकड़कर आज वो कह ही दिया जो वो कब से उसे कहना चाहती थी। मैं नहीं भूल सकती उसे योना, नहीं भूल सकती। अगर तुम मुझसे 1000 साल बाद भी पूछोगी ना, तो मैं तुमसे कहूँगी कि मिंजी जेजुन को नहीं भूली। उसे आज भी वो हर्फ ब हर्फ याद है। उसे जेजुन से आज भी प्यार है जितना पहले था। मिंजी तब भी जेजुन का इंतज़ार करेगी, चाहे वो आए या ना आए। मैं नहीं भूल सकती उसे, क्योंकि वो मेरी सांसों में बस चुका है और मैं जब जब सांस लूँगी मुझे जेजुन याद आएगा और बेहद याद आएगा। वो रोते हुए बोलती उसके गले लग गई थी, जबकि योना उसकी हालत पर तरस खाकर रह गई। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहती? ये तीसरा माह है मिंजी और तुम्हारी हालत आज भी पहले दिन की तरह है, जैसे जेजुन कल ही लापता हुआ हो। पता नहीं वो वापस आएगा या नहीं, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। योना गुस्से से बोली, लेकिन उसकी आखिरी बात पर मिंजी ने फौरन उसके होंठों पर हाथ रखा। ऐसे मत कहो योना, वो तड़प कर बोली। मैं जानती हूँ उसके मॉम डैडी उसे कहीं लेकर गए हैं और वो बेबस है, लेकिन एक दिन वो ज़रूर वापस आएगा, मुझे पूरा यकीन है।
वो पुरयकीन लहजे में बोली तो योना गहरी सांस लेकर रह गई। तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो, मैं क्या कर सकती हूँ जब तुमने खुद ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का सोच लिया है तो। वो नाराज़गी भरे लहजे में बोलती बेड से खड़ी होकर जाने लगी, लेकिन मिंजी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। योना, वो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मिंजी ने झिझकते हुए कहा। बोलो, मैं सुन रही हूँ। योना का लहजा अभी भी नाराज़गी भरा था। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मिंजी ने धीमे लहजे में उसे बताया। पहले तो योना को समझ ना आई कि उसने कहा क्या है, लेकिन जब समझ आई तो उसकी आंखें फटने पर आ गई थी। क्या? प्रेग्नेंट? वो चीखते हुए बोली। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है ना? ये क्या बोल रही हो तुम? झूठ कह रही हो ना? मजाक कर रही हो ना? योना ने उसे कंधों से थाम कर झंझोड़ते हुए पूछा, जिस पर मिंजी ने नाम में सर हिलाया। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। अगर नहीं यकीन तो ये देख लो। उसके बाजू कंधों से हटाकर वो बोली और फिर वहीं बैठे पीछे को थोड़ा सा मुड़कर साइड टेबल के ड्रॉर से प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक निकाली और उसे योना के सामने किया। योना ने हैरानगी से उसे देखते वो स्टिक पकड़ी। वो काफी देर उस स्टिक को देखती रही। अब क्या करोगी? काफी देर बाद उसने आहिस्ता आवाज में पूछा। क्या मतलब क्या करूंगी? मैं पैदा करूंगी इस बच्चे को और पालूंगी। मिंजी ने उसके सवाल का जवाब दिया। वो ठीक है, लेकिन पहले अच्छे से सोच लो कि क्या तुम अकेली इसे संभाल लोगी? अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है इस सब के लिए, इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें अबॉर्शन करवाना चाहिए। योना ने उसे सलाह देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम पागल हो क्या? ये मेरे जेजुन की निशानी है, मैं उसे कैसे ख़त्म करवा सकती हूँ? और फिर तुम जानती हो, जेजुन की फैमिली में सिर्फ एक मर्तबा औलाद होती है, इसलिए मैं मरकर भी इसे ख़त्म नहीं करवाऊंगी। मिंजी ने अपने पेट पर हाथ रखते कहा। हाँ, ये भी ठीक कह रही हो। उफ, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। खैर, जो तुम्हारी मर्जी, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम अकेली नहीं हो, क्योंकि हम सब मिलकर इस बच्चे को पालेंगे। आखिर को हमारा भी कुछ रिश्ता है इससे। मैं तो फूफो प्लस मासी हूँ इसकी, वो भी इकलौती। योना ने उसके पेट पर हाथ रखते कहा। तो मिंजी हल्का सा मुस्कुराई। चलो उठो, अब बाहर चलो और खाना खाओ, क्योंकि अगर तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल रखना है तो पहले अपना ख्याल रखो, क्योंकि उसकी सेहत के लिए तुम्हारी सेहत ज़रूरी है। अब कोई रोना धोना नहीं, कोई खाने से कोताही नहीं। योना उसका हाथ पकड़कर उसे खड़े करती बोली, और मज़े की बात थी कि मिंजी ने मना भी नहीं किया और चुपचाप उसके साथ चल पड़ी, क्योंकि उसे वाकई अपने बच्चे की परवाह थी। 6 साल बाद। योना आंटी, आज मैं आपके साथ ऑफिस जाऊंगा। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मिंजी के बेटे ने योना के कमरे में दाखिल होते कहा, जिस पर वो मुस्कुराई। मगर मेरी जान, आज तो आंटी जल्दी वापस आ जाएंगी, क्योंकि आज उन्होंने सिर्फ मीटिंग अटेंड करने जाना है और फिर जल्दी घर आना है, क्योंकि आज आपके रियोनो अंकल घर वापस आ रहे हैं। योना ने उसे गोद में उठाकर गोल गोल घुमाते कहा, जिस पर उसके चेहरे पर नाराजगी आई। लेकिन आप कल मिंसू को लेकर गई थी, हत्ता कि कल भी आपकी मीटिंग थी और मुझे कहा था कल लेकर जाऊंगी। उसने उदासी से कहते अपने दूसरे भाई का जिक्र किया। हाँ जी, उसका दूसरा जुड़वा भाई। मिंजी का एक बेटा नहीं हुआ था, जैसा कि हमेशा से किम फैमिली में होता आया था, बल्कि उसके यहाँ जुड़वा नहीं, तरवा बच्चे हुए थे। और सबसे बड़ी बात कि जैसे कई नस्लों के बाद 3 बच्चे हुए थे, वहीं उसके कई नस्लों बाद बेटी भी हुई थी। उसके 2 बेटे और एक बेटी हुई थी, जो कि सबके लिए हैरानगी का बायस था। लेकिन सब खुश थे। उन्होंने जितना हो सकता था उतनी कोशिश की थी और कर रहे थे कि जेजुन की मॉम डैड तक मिंची की प्रेगनेंसी और बच्चों की खबर ना पहुंचे, क्योंकि वो जानते थे अगर उन्हें पता चला तो वो मिंजी से बच्चे छीन लेंगे। यार, वो तो दोहयोन अंकल के साथ मीटिंग थी और उसने वहां से दोहयोन अंकल के साथ उनके घर जाना था, इसीलिए मेरे साथ गया था। योना ने उसके गोल गोल मोटे गालों को चूमते कहा। ठीक है,
जब अंकल मिंसू को छोड़ने आएंगे तब मैं उनके साथ चला जाऊंगा ऑफिस। वो भी नाराज था। आप मम्मा के साथ अंकल को लेने नहीं जाओगे? योना ने पूछा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है, वो रूठे लहजे में बोलता। योना को बहुत प्यारा लगा। जेहोन, क्यों तंग कर रहे हो आंटी को? चलो जल्दी आओ, आपको तैयार करूं, फिर मुझे एयरपोर्ट जाना है रियोनो अंकल को लेने। जल्दी आओ मेरी जान, आंटी को तंग नहीं करो। मिंजी ने कमरे में आते उसे योना की गोद से लेते उसे प्यार से कहा, जिस पर मिंजी की गर्दन में उसने मुंह छुपा लिया। मेरी बात कोई नहीं मानता, वो रूठी महबूबा की तरह बोला, जिस पर मिंजी और योना हंसने लगी। मिंजी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। 2 बेटे किम जेहोन और किम मिनसू और बेटी किम हाना। 6 साल गुजर गए थे लेकिन जेजुन वापस नहीं आया था। जिंदगी नॉर्मल मोड़ पर आ गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो जेजुन को भूल गई थी। उसे आज भी जेजुन का इंतजार था, बिल्कुल वैसे जैसे शुरू में था। उसे जेजुन ने कहा था मेरा इंतजार करना, और वो इसका इंतजार कर रही थी, दिल में इस उम्मीद के साथ कि वो वापस आएगा और उसे गले लगाकर कहेगा, शुक्रिया मेरा इंतजार करने के लिए मिंची, देखो मैं वापस आ गया। अब तो उसके साथ उसके बच्चों को भी जेजुन का इंतजार था, उन्हें भी अपने डैड से मिलना था। रियोनो और दो ह्योन योना भी जेजुन को मिस करते थे और दुआ करते थे कि वो वापस आ जाए और उनका ग्रुप फिर से पूरा हो जाए। मिंची और जेजुन के बच्चों में उनकी जान थी। दादा जान, बिटना और योना की फैमिली भी उन पर जान देते थे। बेटी का नाम मिंजी ने खुद रखा था और बेटों में से मिंसू का नाम योना और रियोनो ने रखा था और जिहोन का दो ह्योन और बिटना ने रखा था। वो पूरी कोशिश करते थे जेजुन की कमी महसूस ना हो, लेकिन वो तो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था और उसकी कमी चाहकर भी पूरी नहीं हो सकती थी तब तक जब तक वो खुद आकर उस कमी को पूरा नहीं करता। हाँ ना, अगर आप इधर उधर भागी तो मैं दोबारा आपको कहीं साथ लेकर नहीं जाऊंगी। एयरपोर्ट के सामने गाड़ी रोकते मिंजी ने अपनी बेटी से कहा और फिर गाड़ी से बाहर निकलकर दूसरी साइड से आकर हाना को गोद में उठाकर बाहर निकाला और अंदर की जाने बढ़ी। उसने गुलाबी शर्ट और सफ़ेद पैंट पहन रखी थी, जबकि हाना की ड्रेसिंग भी उसके जैसी सेम थी। वो दोनों अभी एयरपोर्ट में दाखिल हुए ही थे कि मिंजी का फ़ोन बजने लगा। हाना को गोद से उतार कर उसने बैग से फ़ोन निकाला। यहीं खड़ी रहना, मैं ज़रा कॉल सुन लूँ। हाना को तलकीन करते वो एयरपोर्ट से वापस बाहर निकली ताकि खामोश माहौल में कॉल सुन सके, जबकि पीछे हाना अपने छोटे से बैग जो मिंजी ने उसके पीछे डाला था उसमें से चॉकलेट निकाल कर खाने लगी। वो चॉकलेट खाने के साथ साथ इधर उधर भी देख रही थी जब अचानक उसकी नज़र किसी जाने पहचाने चेहरे पर गई। पहले उसकी आंखों में हैरानगी आई और फिर खुशी से उसकी आंखें चमकी। मिंजी की नसीहत को भूल कर अपने छोटे छोटे पैरों से भागते हुए वो उस इंसान की जाने बढ़ी। पापा। उस इंसान के पास पहुंचते ही हाना ने उसे पुकारा और उसकी टांगों से चिपक गई, जबकि वो जो अपनी मोम से कुछ बात कर रहा था अचानक से किसी बच्ची के पापा कहकर खुद से लिपट जाने पर हैरान रह गया। वो जो अपनी मोम से कुछ बात कर रहा था अचानक से किसी बच्ची के पापा कहकर लिपट जाने पर हैरान रह गया। उसने सर झुकाकर उस बच्ची को देखा जो उससे लिपटी चेहरा ऊपर को किए मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे पर दुनिया जहान की खुशी थी। अभी आपने मुझे क्या कहा? उसने नीचे बैठकर हाना को कंधों से थामते प्यार से पूछा। पापा। हाना ने मुस्कुराकर फिर से उसे पुकारा और आगे होकर उसके गाल पर किस की। मोम तो हैरानगी से उस बच्ची को देखे जा रही थी। नहीं बेटा, मैं आपका पापा नहीं हूँ, आप गलत इंसान को पापा कह रही हैं। वो हंसते हुए बोला। नहीं, मैंने गलत इंसान को नहीं कहा। मोम ने बताया है कि आप मेरे पापा हैं। आपकी बहुत सारी फ़ोटोज़ है हमारे घर पर और मम्मा के फ़ोन में भी। हाना ने उसकी गलतफहमी दूर करनी चाही। उफ, ये तो बड़ी फ़िक्र करने वाली बात है। चलो फिर पहले आपकी मम्मा को ढूंढते हैं। वो अभी भी उस बच्ची की बातों को मजाक समझ रहा था, इसलिए खड़े होते उससे बोला। अभी उसकी मोम
कुछ बोलती कि मिंजी जो कब से हाना को ढूंढ रही थी, उसे दूर से देख चुकी थी, भाग कर आती उसे पुकारने लगी, हाना मेरी जान, मैंने कहा था वहां से कहीं मत जाना। मिंजी ने भी सिर्फ हाना को ही देखा था, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंची उसके दिल की धड़कन जैसे एकदम रुक गई। आसपास की सभी आवाजें सुनाई देना बंद हो गई थी। हाँ, सामने वही था जिसका इंतजार वो पिछले 6 साल से कर रही थी। उसके सामने उसका जेजुन था और वो हाना से मुस्कुरा कर बात कर रहा था। आंखों से बेख्तियार आंसू गिरने लगे। इतने सालों से बेकरार दिल को सुकून आया और मिंजी के कदम खुद ब खुद आगे बढ़े थे। वो भाग कर जाती जेजुन के गले लग गई थी। वो जो हाना से मुस्कुराकर बात कर रहा था, किसी लड़की के आकर गले लगने पर उसकी हैरत की इंतहा न रही। मिंजी को देख मोम की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। जेजुन, तुम कहाँ थे? क्यों चले गए थे मुझे छोड़कर? वो रोते हुए बोली, जबकि वो जो हैरान खड़ा था उसके बोलने पर होश में आया और उसने मिंजी को एक झटके से खुद से दूर किया। दूर रहो मुझसे, हो कौन तुम? उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन वो गुस्से से बोला, जबकि मिंजी जो उसे देखकर खुश थी उसके अल्फाज सुनकर बेयकीनी से उसे देखने लगी। जेजुन, ये क्या कह रहे हो? मैं हूँ मिंजी, वो दर्द भरे लहजे में बोली। तुम जो कोई भी हो, मुझे इससे क्या? मैं तुम्हें नहीं जानता, ना मुझे तुम्हें जानना है। वो ये क्या बोल रहा था? वो क्यों कह रहा था वो उसे नहीं जानता? वो अपनी मिंजी को क्यों नहीं पहचान रहा था? ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं मिंजी हूँ, तुम्हारी मिंजी, तुम्हारी मोहब्बत। मिंजी ने रोते हुए कहते उसका बाजू पकड़ना चाहा, मगर जेजुन 2 कदम पीछे हो गया। गंदे पापा, मेरी मम्मा को रुला रहे हो। आई हेट यू, आई हेट यू। हाना मिंजी को रोते देख जेजुन की टांगों पर मुक्के मारने लगी। मिंजी के लिए मम्मा लफ्ज सुनकर जेजुन की मोम के कान खड़े हुए। उन्होंने हाना को गौर से देखा और उन्हें एहसास हुआ कि वो जेजुन से बहुत मुशाबत रखती है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? उनकी फैमिली में तो बेटियां होती ही नहीं थी। फिर हाना कैसे? मैं तुम्हें नहीं जानता, प्लीज़ ये ड्रामे बंद करो। जाकर किसी दूसरे इंसान पर ऐसे ड्रामे आजमाओ, क्योंकि ये मुझ पर असर नहीं करेंगे। जेजू ने आना को दूर करते मिंजी से कहा तो वो लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हुई। नहीं, ये इसका जेजू नहीं था, ये कोई और था जिसे वो नहीं जानती थी, या शायद वो उसे सही से जानती ही नहीं थी। उसने आना का बाजू पकड़ते उसे अपने पास किया और अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए। सॉरी, मैं आपको सही से पहचान नहीं पाई। मिंजी ने बड़े ज़ब्त से ये फिक्रा बोला और जाने लगी, लेकिन जेजुन की मोम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। ये बच्ची, उन्होंने शकी और सवाल भरी नज़रों से मिंजी को देखते पूछा, जबकि मिंजी को अब एहसास हुआ कि जेजुन की मोम भी पास थी। उसका सांस असल मानों में बंद हुआ। अभी वो सोच रही थी कि क्या बोले, तभी किसी ने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। ये मेरी बेटी है आंटी। रियोनो की आवाज़ सुनकर मिंजी की सांस में सांस आया और उसने जल्दी से आना को अपने पीछे छुपाया। तुम्हारी बेटी? तुम्हारी और योना की? उन्होंने हैरानगी से पूछा। हाँ जी, हमारी बेटी है। क्यों, आपको यकीन नहीं? रियोनो ने हाना को गोद में उठाते कहा, जिस पर ना चाहते हुए भी मोम को मुस्कुराना पड़ा। बहुत प्यारी बेटी है तुम्हारी, उन्होंने मुस्कुराते हुए हाना के सर पर हाथ फेरते कहा। चलो मिंजी, घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। रियोनो ने मिंजी का हाथ अपने हाथ में पकड़े कहा और उसे लेकर वहां से जाने लगा। जेजुन जो खामोशी से उन्हें देख रहा था, सर झटक कर रह गया। मुझे क्यों बुरा लग रहा है उन दोनों को हाथ पकड़ने से, वो खुद से बड़बड़ाया, जबकि मोम ने चूर नजरों से अपने हाथ को देखा जो उन्होंने हाना के सर पर फेरा था, और अब उस हाथ में 2 बाल थे जो यकीनन हाना के थे। सो रीडर्स, ये थी हमारी आज की सेकंड लास्ट एपिसोड। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको एपिसोड कैसी लगी।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि लास्ट एपिसोड आपको मिल जाए। सो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखिएगा। हम मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।